जब मैं सिपाही भर्ती हुआ तो साफ सारे बड़े मुश्किल हालात थे, खाना पीना भी वो पूरा नहीं मिलता था। बट सब सच बताऊं तो वो कहते हैं ना, मेरी पूरी सर्विस में जो बिस्तरा मेरे कंधे पे रहा। मैं इस बात का कायल हूँ कि अगर बंदा गलती करता तो उसको सजा उसकी मिलनी चाहिए। वो सोचो सब वो दो पीले तो आपने जो है ना पीले खारिज करनी है, उसका ट्यून भी ऐसे थी। मैंने कहा नाज़िम साहब को ये बताओ कि मैं ज़िला कसूर का चौधरी हूँ, वहाँ पे अराई चौधरी होते हैं। तो मैंने एक 2012 में एक इदारा दी सिटी मॉडल स्कूल के नाम से नवाब टाउन लाहौर में बनाया। तो क्या ये कोई ऐसा वाक़या जिससे आप आज तक भूल ना सके हो या अपने बच्चों को या दोस्तों को बताते हो कि यार ये वक्त मेरे पे बड़ा कठिन था और बड़ा एक ख़ास कोई वाक़या आपसे शेयर करेंगे आप? जब मैं सिपाही भर्ती हुआ तो साफ सारे बड़े मुश्किल हालात थे उस वक्त बहुत बुरे हालात थे। खाना पीना भी वो पूरा नहीं मिलता था, सारा दिन दौड़ाते थे। मैं ना हम ट्रेनिंग कर रहे थे, मुझे वो वाक़या बड़ी अच्छी तरह याद। ट्रेनिंग कर रहे थे तो मैंने हमारी बोर्ड प्लाटिंग होती थी, उस पर हमने ना, क्योंकि मेरा काम ये था, जो मेरा ट्रेड था टेक्निकल असिस्टेंट था, हमारा काम ये था कि गन जो होती है, जो तोप होती है, उसको डाटा निकाल के देना होता था। वो डाटा लगता था, फिर उसकी फायरिंग होती थी, फिर गोला जाके अपनी जगह पे गिरता था। उस्ताद अकरम थे वालदार जो मेरे ट्रेनी थे, मेरे साथ एक लेफ्टिनेंट यूनुस भी थे, वो नए नए आए थे, सेकंड लेफ्टिनेंट थे, बाद में कर्नल बन के रिटायर हुए हैं, वो भी मेरे साथ थे। एक ओटी अरशद, हम तीनों ट्रेनिंग कर रहे थे। वो प्लाटिंग की हमें एक टाइम मिलता था कि विद इन 7 मिनट्स आपने ये सारा काम करना, डाटा रेडी करना है। मैंने ना वो एक एरो लगाना होता था, वो एरो मैंने उल्टा लगा दिया, उसका मुंह बाहर की तरफ ना था, मैंने नीचे की तरफ अंदर की तरफ कर दिया। उस्ताद अकरम ने देखा मुझे, बड़ा आंखें निकाल के देखा, तुमने ये क्या किया? सर सॉरी। उसने कहा नहीं चलो फ्रंट रूल करो। वो फौज में ना फ्रंट रूल कहते हैं ऐसे ऐसे। और जो मैं वो पक्का फर्श था, यानी वो बास्केटबॉल का ग्राउंड है ना, उसमें उसने मुझे 2-3 चक्कर लगवाए ना, तो मेरी कमर छिल गई। अच्छा, मैंने खड़ा हो गया, जब मुझे खड़ा हो गया, मैंने कहा उस्ताद जी मैं एक बात करूं, मुंह फट में था। कहता करो बात। सर उस्ताद जी अगर आप यूं करते, ये जो आपने मुझे चक्कर लगवाए हैं 15 मिनट आधा घंटा, आप मुझे कुछ सबक ही पढ़ा देते तो मेरा फ़ायदा होता। उन्होंने कहा नहीं आपको नहीं पता, ये तुम्हें सारी ज़िंदगी याद रहेगा, तुम आइंदा कभी भी ये एरो उल्टा नहीं लगाओगे। और वाकई ऐसे हुआ। मैं जब भी एरो लगाता था ना, जब प्लॉटिंग स्पीड होती थी, जब लगाने लगता था तो मुझे वो फ्रंट रूल याद आते थे। फिर उसके बाद मैंने वो गलती नहीं की। इसलिए वो मैं इस बात का कायल हूँ कि अगर बंदा गलती करता तो उसको सज़ा उसकी मिलनी चाहिए। वो सज़ा उसकी बेहतरी के लिए होती है। ये जो डिप्टी कमिश्नर का दौर गुजरा जी, इसमें कोई सियासी कल्चर का जो अभी हम देख रहे हैं, आजकल भी ऐसा ही है, सियासतदान हमारे अफसरों पर रोक डालते हैं, थानों का कल्चर आपके सामने है, तो कैसा कोई यादगार वाक़या है किसी सियासतदान का, आपसे शेयर करेंगे? जब मैं एसी सुहावा था ना, मेरे पास एक अपील थी, कोई यतीम बच्चे थे, उनकी ज़मीन वो नाज़िम साहब ने यूँ किया था कि वो अपने वो तकसीम हुई, जो अच्छी ज़मीन थी अपने वोटर सपोर्टर को दिलवा दी, जो गंदी ज़मीन थी वो यतीमों को दिलवा दी। मेरे पास तहसीलदार के फैसले का खिलाफ अपील आ गई। तो मैंने रूटीन में अदालत में था, अपने दफ्तर बैठा हुआ था, एक लड़का एक आया कि मेरे पीए से मिला कि मैं सर से मिलना चाहता हूँ। पीए का फ़ोन आया कि सर एक लड़का आया मिलना चाहता है। मैंने कहा क्यों मिलना चाहता है? कहता उसका केस है। मैंने कहा भाई केस वाले बंदे को मैं नहीं मिलता, उसे कहें कि वो आ जाए, जिस दिन डेट अपना वकील ले बात सुनाए। उसने बड़े तरले किए मेरे पीए के कि एक दफ़ा सर से मुझे मिलवा दें। उसको कहीं से पता चला था ये बंदा मैटर में फ़ैसला करता है। मैं आ गया मेरे पास, मैंने कहा भी? कहता सर मेरा नाम साजिद है, हम 2 भाई 1 बहन थी, और मेरे वालिद साहब और वालदा साहबा पहले फौत हो गई थी। वालिद साहब हम सारे थे वहाँ पे सऊदीया में थे, तो वो फौत हो गया। तो हम वापस आए तो जो विरासत हमारी तकसीम हुई, हमें वो सारे खड्डे छड्डे दे दिए गए, और बाकी सारी जो अच्छी ज़मीन थी सारी मेरी फैमिली ने काबू कर ली। तो मैंने कहा वकील कौन सा? कहता मेरा सर माठा सा का वकील है। मैंने कहा कब है? फ़लाँ तारीख को। मैंने कहा ठीक है, तुम अपने वकील को है ना उस दिन बहस कर ले। मेरा तरीका ये होता था कि मैंने जो फैसला करना होता था, एक दिन पहले मैं वो फाइलें अपने घर ले जाता था। फाइल जाके घर से जाके पढ़ी तो बात उस बेचारे की ठीक थी, रिकॉर्ड शार्ड मंगवाया। उस एक दिन पहले मुझे ना पीए साहब का फ़ोन आ गया, नाज़िम साहब के, कल चौधरी साहब वो 2 पीले हैं, तो आपने जो है ना पीले खारिज करनी है। उसका ट्यून भी ऐसे थी, वो नाज़िम का पीए था, अपने पीले खारिज करनी। मैंने कहा अच्छा ठीक। मुझे ये भी गुस्सा था भी किस तरीके से आप सिफारिश कर रहे हैं, ठीक है। अगले दिन मैं ना अदालत बैठा, केस शुरू हुआ। बेचारा वो उस लड़के का वकील तो माठा सा था बेचारा, वो डर के, उसको पता था दूसरे नाज़िम साहब की सिफारिश है। उसने बहस की
जो दूसरी पार्टी का वकील था वो तो उछल रहा था, उसको पता था कि नाज़िम साहब ने सिफारिश की मेरी तरफ। मैंने यूँ किया कि मैं जब कोई मेरिट में काम करना होता तो मैं फ़ौरन फैसला कर देता था ताकि किसी को टाइम ही ना मिले। बहस ख़त्म हुई, मैंने ऑर्डर लिखा फाइल पे और उस बच्चे के हक़ में फ़ैसला सुना दिया। तो वकील उनका परेशान, पार्टी परेशान कि हमारी इतनी बड़ी सिफारिश, इतना तगड़ा नाज़िम था। मैं अभी अपने चैम्बर में पहुंचा हूँ, मोबाइल पे फ़ोन आ गया, नाज़िम साहब के फ़ोन आ गया। पीए बोले अस्सलाम वालेकुम जी, नाज़िम साहब बात करना चाहते हैं। मैंने कहा जी करवाएं। फिर कहते हैं नाज़िम साहब कहते हैं कि मेरी तरफ से मैसेज दे दें कि आपने मेरे खिलाफ फ़ैसला दे दिया है। मैंने कहा जी फ़ैसला आपके खिलाफ नहीं दिया, मैंने मेरिट पे फ़ैसला दिया है। कहता है नाज़िम साहब पूछते हैं कि इससे पूछो ये कौन सा चौधरी है। अच्छा, मैंने कहा जी नाज़िम साहब को बताओ कि मैं राई चौधरी हूँ। कहता है इधर तो राइयों को पूछता कोई नहीं, ये तो सब्जियाँ फ़रोख्त करते हैं ये जेलम में, तो ये यहाँ आके चौधरी बना फिरता है। मैंने कहा नाज़िम साहब को ये बताओ कि मैं ज़िला कसूर का चौधरी हूँ, वहाँ पे राई चौधरी होते हैं, बाकी लोगों को हम चौधरी समझते ही नहीं। उसने कहा जी, नाज़िम साहब कहते हैं मैं देखता हूँ इसको, फ़ोन बंद करके। मेरे लिए बड़ा अजीब बात थी कि यार किस लेवल का बंदा कहाँ बैठा हुआ और क्या ये करवाना चाह रहा है। अब उन्होंने ये किया कि मेरे जो अपीलेट अथॉरिटी थी, ईडीओ था, वो भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ था। अब उसके पास अपील करवाई और मेरे फैसले के खिलाफ फैसला दे दिया। मेरी जब पोस्टिंग थी मंडी बहाउद्दीन में, सॉरी टोबा टेक्सिंग में था, 2015-16 की बात, मुझे एक अननोन नंबर से फ़ोन आया। मैंने अटेंड कर लिया। नॉर्मली हम नहीं अटेंड करते, बार बार फ़ोन आ रहा था, मैंने अटेंड कर लिया क्योंकि हमारी मसरूफियत इतनी होती थी कि हर नंबर हम अटेंड नहीं कर सकते थे। वो बार बार आ रहा था, मैंने अटेंड किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहता सर मैं साजिद बोल रहा हूँ। मैंने कहा कौन साजिद? कहता सर वो मैं सुहाबा से साजिद। मुझे भूल चुका था। मैंने कहा यार सुहाबा से? कहते सर वो जो आपने नाज़िम साहब के खिलाफ फैसला दिया था ना, मैं वो साजिद बोल रहा हूँ। मुझे फिर याद आ गया। कहता सर मैंने आपको मुबारकबाद देने के लिए और आपका शुक्रिया अदा करने के लिए फ़ोन किया है कि ये 8-9 साल के बाद मेरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अपील थी, वो जो आपका फैसला था उन्होंने बहाल कर दिया। और मुझे आप बट साहब यकीन करें इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला कि अल्टीमेटली उस बंदे को इंसाफ मिला 8-9 साल के बाद। इस तरह के वाक़यात बहुत सारे आए लाइफ में, बहुत सारे आए, लेकिन थैंक्स गॉड अल्लाह पाक ने मुझे इस्तकामत दी और मैं मेरिट पे काम करता रहा। अपनी तरफ से मेरिट पे काम करता, कहीं गलती भी बंदे से हो जाती है, लेकिन दैट वाज माय ट्राई। मेरी ये होती थी कि मैं मेरिट पे ही काम कर रहा। जिस तरह आप रिटायर हो चुके हुए हैं और अभी क्या करते हैं आजकल, क्या खुद को मसरूफ़ किया हुआ आपने? मैंने ना, मेरा एक विजन था, एक पैशन था कि बेसिकली चूँकि 9 साल मैं पढ़ाता भी रहा हूँ फ़ौज में, बल्कि जब मैं 7-8 क्लास में था कोई मुझसे पूछता था ना कि आपने क्या बनना है, तो मैं उससे कहता था मैंने उस्ताद बनना है, मैंने टीचर बनना है। वो मतलब ज़माने के थपेड़े कहाँ से कहाँ तक लेते गए, लेके कहाँ से कहाँ ले गए, कत्ल का मुकदमा बना, फ़ौज में सिपाही हुआ, फिर वहाँ एजुकेशन में चला गया, वो पढ़ाता रहा। तो मेरा एक पैशन था कि यार ये सिस्टम को इस तरह का हो कि आप जो फ्लॉज हैं एजुकेशन सिस्टम में, इसके बगैर आप अपना सिस्टम बनाएं। तो मैंने 2012 में एक इदारा दी सिटी मॉडल स्कूल के नाम से नवाब टाउन लाहौर में बनाया, अब भी चल रहा है। अब मैं उसी इदारे को एज ए चेयरमैन देख रहा हूँ। 2 ब्रांचेस है, एक ब्रांच मेरी मंसूरा कैंपस में, एक यहाँ पे है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक और बात बताता चलूँ आपको कि मैं जब मेरा PCS का इंटरव्यू था, तो जब साइकोलॉजिकल टेस्ट था उसमें एक क्वेश्चन था, वो हमारा रिटन क्वालिफाई जब हो जाता है फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। उस साइकोलॉजिकल टेस्ट में सारा दिन बंदे को खज्जल करते हैं, उसका इनर सेल्फ जो है ना बताते हैं कि अंदर से बंदा क्या झूठा है, सच्चा है, या काम कर सकता है, नहीं कर सकता। तो उसमें एक क्वेश्चन था कि अगर आपको बहुत सारी दौलत मिल जाती तो आप क्या करेंगे जी। ये मैं बात कर रहा हूँ 1995 की बात कर रहा हूँ, 1994 की बात कर रहा हूँ, 1994। तो मैंने उस क्वेश्चन का ये आंसर लिखा था कि मेरे पास अगर बहुत सी दौलत आ जाती है तो मैं एक एजुकेशन फाउंडेशन बनाऊंगा जिसमें कदीम और जदीद तालीम का इम्तजाज होगा। अब दिस वॉज अ न्यू थिंग फॉर इंटरव्यूइंग बोर्ड। जब उनके सामने सारा गया, जब मेरा अगले दिन इंटरव्यू था, तो पहला क्वेश्चन उनका ये था, इंट्रोडक्शन के बाद पहला क्वेश्चन ये था कि ये आपने क्या लिखा है? लोगों ने लिखा जी मैं दुनिया की सैर करूंगा, किसी ने कहा बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो ये आपने क्या लिखा? मैंने कहा असल बात सर ये है कि हमारा जो सिस्टम है, इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, हमारा सिस्टम जो है इसमें 3 किस्म के इदारे चल रहे हैं। एक तो बेचारे सरकारी इदारे हैं, एक बाबुओं के इदारे हैं जी, जहाँ इंग्लिश मीडियम पढ़ाई जाती है, एक मौलवियों के इदारे हैं जहाँ सिर्फ मुल्ला पैदा कर रहे हैं। मौलवी साहब जो वहाँ पैदा होता है वो सिर्फ मस्जिद की इमामत ही करवा सकता है, बाकी कुछ नहीं कर
कर सकता। इधर जो मिस्टर पैदा हो रहा है वो अपने बच्चे के कान में अजान भी नहीं दे सकता। मौलवी साहब का वेट कर रहा होता, मिस्टर साहब एमए तालीम है उसकी, इंजीनियर है, डॉक्टर है, बच्चा पैदा होता है, सारा टब्बर बैठ के मौलवी का इंतजार करते हैं, मौलवी साहब आएंगे तो अजान देंगे। मेरे से दीज आर फ्लॉज इन आवर एजुकेशन सिस्टम। तो मेरा ये है कि अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जिसमें ये फ्लॉज नहीं होंगे। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट अ चांस। तो अब मेरा जो सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का है कि मेरे जो बच्चे हैं, आज भी कहीं मैं डिस्कस कर रहा था कि मेरे 10th क्लास के बच्चे यानी नीचे से लेके उनको सारी दुआएं, वो दुआएं भी याद है जो मुझे याद नहीं थी। मेरे बच्चों को नमाज जनाजा याद है, मेरे बच्चों को नमाज याद है, तर्जमा याद है, मेरे बच्चों को दुआए कुनूत याद है, मेरे बच्चों को अजान याद है, मेरे बच्चों को इकामत याद है, ये सारी चीज़ें याद हैं। मेरा बच्चा आप आगे खड़ा करके उसको जमात भी करा सकते, इस काबिल है कि जमात करवा सके। तो दिस वाज माय विजन एंड पैशन और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सक्सेसफुल। क्योंकि मैं कहा करता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में जो कुछ करना चाहा मैंने कर दिया, मैं कभी ज़िंदगी में फेल नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। विद द मर्सी ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह एंड विद द प्रेयर्स ऑफ माय पेरेंट्स मैं ज़िंदगी में कभी फेल नहीं हूँ। सर आखिर पे हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे नाजरीन को, उन नौजवानों को जो आज अपनी राह भूले हुए हैं, एजुकेशन के हवाले से है, वो फील्ड के हवाले से है, जॉब के हवाले से, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी मैं इस हवाले से 2-3 सतहों पे बात करूँगा। एक तो ये है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारे साहिबान इख्तियार हैं, उनको चाहिए कि हमारा जो सिस्टम चल रहा है ये फॉल्टी सिस्टम है, रट्टा सिस्टम है, इसको ख़त्म करें। अब सुना है कि गवर्नमेंट ने ये किया कि अगले साल से कोई कंसेप्चुअल एजुकेशन ला रहे हैं, अल्लाह करे वो ले आएँ। क्योंकि हमारे बच्चे के नंबर 1100 से 1100 होते हैं, उसको एप्लीकेशन लिखनी भी नहीं आती, ऐसे ही है, उसके पल्ले कख भी नहीं। और मैं अपने बच्चों को कहा करता हूं कि आपके पास डिग्री, एमएससी की डिग्री, एमफिल की डिग्री है, वो आप हर वक्त लेके नहीं चल सकते, मूव नहीं कर सकते। ऐसे ही है। आप जो मूव करते हैं, जो चीज़ साथ लेके, दैट्स योर बिहेवियर। ठीक है, वो आपका बिहेवियर है, आपका एटीट्यूड है कि आप लोगों को ट्रीट कैसे करते हैं। जब आपकी ट्रीटमेंट होगी, आपका बिहेवियर जब लोगों से करेंगे तो लोगों को पता चलेगा ये पढ़ा लिखा आदमी है कि अनपढ़ आदमी है, जाहिल आदमी है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि हमारे प्राइवेट इदारे जो है उन्हें कहूँगा कि मेहरबानी फरमाएं, बच्चों को जो 8, 10, 15, 20 क्वेश्चन याद ना करवाएं कि नंबर आ जाएं, बच्चों को पूरा सिलेबस पढ़ाएं और बच्चों के साथ तरबियत भी करें। तरबियत वो कोई नहीं कर रहा, उनको सिर्फ दौड़ लगी हुई है कि मेरे बच्चे के 1100 में से 1099 नंबर आएंगे तो मैं बोर्ड लगा दूंगा, मेरे एडमिशन होंगे। उन्हें उससे कोई गर्ज नहीं है कि बच्चे के पल्ले कुछ पड़ता है कि नहीं पड़ता, रट्टा लगा रहा है सारा सिस्टम। तीसरा ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का होना चाहिए कि हमारा हर बंदा कम अज़ कम अज़ान तो दे सके, इकामत, हम बीइंग मुस्लिम इकामत तो कह सके, अपने बच्चे के कान में अज़ान तो दे सके, जब कहीं ज़रूरत पड़े तो आगे खड़ा होकर इमामत तो करवा सके। मुसलमान हैं, किस चीज़ के मुसलमान हैं हम? इस तरह का हमारा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है, बच्चे शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर दिया उन्होंने। ऐसे ही पिछले पेपर पकड़ते हैं 5 साल के, वो क्वेश्चन याद करके पास करके उनके पल्ले कुछ नहीं होता। आप बट सब यकीन करें, दुख होता है। यहाँ पे मेरे पास टीचर आते हैं, टीचर की अपॉइंटमेंट के लिए लोग आते हैं। मैंने एक टेस्ट बना के रखा हुआ, जनरल सा टेस्ट है, उसमें उर्दू का क्वेश्चन है, उर्दू की एप्लीकेशन है, इंग्लिश की एप्लीकेशन है, इस्लामियात का अकीदा तौहीद क्या है, एक पाक स्टडी का क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग कब बनी और क्यों बनी, थोड़ा सा ग्रामर के। लड़के आते हैं एमएससी मैथ, एमएससी फिजिक्स है, एमएससी केमिस्ट्री, वो पेपर देख के कहते जी मेरी सीवी पकड़ाएं, मैं जा रहा हूँ। पूछे क्यों जी? कहते ये तो मेरे रेलेवेंट ही नहीं है। ओ भाई, तुमने लोगों ने बीएससी तक इंग्लिश पढ़ी हुई है, एफएससी तक तुमने उर्दू भी पढ़ी हुई है, और मुतालिया पाकिस्तान इस्लामिया तुमने बीएससी तक पढ़ी हुई है, तुम्हें अकीदा तौहीद का भी नहीं पता, तुम पाकिस्तान मुस्लिम लीग का भी नहीं पता, तुम्हें एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती, तुम कहते मेरे रेलेवेंट नहीं है, तो मैं तो मैथ का हूँ, खुदा का खौफ करें। ये हालात हमारे हो गए हुए हैं। और हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों ने, मैं समझूंगा, गंद डाल दिया हुआ है कि पढ़ाते कोई नहीं है नॉर्मली,
जिस बच्चे ने फीस जमा करा दी उसको डिग्री दे के निकालना उन्होंने। ऐसे ही। डिग्रियां हैं हाथों में, पल्ले कुछ नहीं है। तो ये हमारी तबाही का सबसे बड़ा सबब है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम दैट इज़ फॉल्टी। और जब तक मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम अपना एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं करेंगे हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की स्टार्ट टीचर से होती है, और टीचर हमने फ्रस्ट्रेटेड लोग रखे हुए हैं जिनको कहीं कोई जॉब नहीं मिलती, वो टीचर बन जाते हैं या वकला बन जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो असर होता है उस आपके सामने है। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन देखते रहिए रिपोर्ट पाकिस्तान।